जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। डिस्चार्ज हुए, रिटायर हुए 2006 से पहले हवलदार में, लेकिन 2006 के बाद ऑनरी रैंक मिली, ऑनरी रैंक से नवाजा गया, तो क्या एमएससीपी मिलेगी नैब सूबेदार की? दोस्तों, ऐसे बहुत से हवलदार हैं जो 2006 से पहले आए, लेकिन 2006 के बाद उन्हें ऑनरी रैंक से नवाजा गया, जैसा कि 15 अगस्त को या फिर किसी और दिन उनका रैंक तो हो गया ऑनरी नायब सूबेदार, लेकिन उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये 2006 से पहले आए। 2006 से पहले जो भी रैंक आए उनको एमएससीपी नहीं दी जाती एज पर गवर्नमेंट रूल। अगर आप 2006 के बाद आए हैं तभी आपको एमएससीपी दी जाती है। दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है उन पेंशनर के लिए जो 2006 से पहले आए हैं। तो दोस्तों, भले ही ये हवलदार 2006 से पहले आए, लेकिन ऑनरी का जो बेनिफिट है वो इनको नहीं मिल पाएगा, यानी एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी एमएससीपी नहीं मिल पाएगी, भले ही इनको ऑनरी 2006 के बाद मिली हो। हां, अगर ये 2006 के बाद आते तब इनको बढ़ी हुई पेंशन का बेनिफिट मिल जाता, यानी इनका रैंक तो है ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी मिलने के बाद तो दोस्तों इनको फिर एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती। चूंकि दोस्तों ये 2006 से पहले के हैं इसलिए इनको नहीं मिल पाएगी, भले ही इनको ऑनरी ग्रांट हुई हो 2006 के बाद। ये एक रियलिटी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी एसीपी देने के मामले में कई बार रिकॉर्ड ऑफिस कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेता है। जी हां दोस्तों, कई बार जैसे बहुत पुराना केस हो जाता है एमएससीपी का, एसीपी का, 19 साल हो गए, 20 साल हो गए, डिफेंस के मामले में हो, तो कई बार जो डिपार्टमेंट है या फिर जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो इजाजत लेता है, परमिशन लेता है कंपिटेंट अथॉरिटी की। डिफेंस के मामले में रिकॉर्ड ऑफिस किसकी इजाजत लेता है? या तो वो आर्मी हेडक्वार्टर की लेगा या फिर वो लेगा कमांड की। तो दोस्तों, ज्यादातर जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो परमिशन लेता है। जैसे कि किसी की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर उसको रेगुलराइज करवाना है तो फिर वो इजाजत लेगा कमांड से या फिर आर्मी हेडक्वार्टर से। तो दोस्तों, यहां पे कमांड या फिर आर्मी हेडक्वार्टर उस पेंशनर को रेगुलराइज करेगी, फिर रिकॉर्ड को वो बोलेगी कि आप इनको बेनिफिट दीजिए, बढ़ी हुई पेंशन दीजिए, या फिर आप इनका केस आगे फॉरवर्ड करिए। तो कई बार रिकॉर्ड ऑफिस अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पाता, तो फिर वो बात टाल देता है कमांड पर या फिर आर्मी हेडक्वार्टर पे। तो जब परमिशन मिल जाती है ऊपर लेवल की अथॉरिटी से तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस काम करता है। और दोस्तों, ये ज्यादातर वो मामले होते हैं जैसे कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस या फिर एसीपी दिलवाना, जिनके बहुत साल हो गए। तो दोस्तों, इसमें वो इजाजत लेता है कमांड की। तो दोस्तों, कमांड जब उन पेंशनर्स को या फिर कोर्ट उन पेंशनर को रेगुलराइज करता है, फिर उनकी सर्विस मानी जाती है पूरी मानी जाती है एमएससीपी लेने के लिए, और फिर रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करता है। यह भी दोस्तों आजकल रिकॉर्ड ऑफिस कर रहा है, किसी के वो पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट कर देता है, जैसे कि सिंपल केस है किसी के एमएससीपी या फिर एसीपी के लिए। लेकिन जो हायर केस हैं, उलझे हुए केस हैं, उस पर वो परमिशन मांगता है कंपिटेंट अथॉरिटी की, ऊंचे लेवल की, तब पेंशनर का आगे काम हो पाता है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में पूर्व सैनिकों, जवानों को न्याय दिलाने के लिए अहम घोषणाएं की गई। जैसा आपको पता है, लोकसभा चुनाव की डेट निश्चित हो गई है, अलग अलग जगह आपके वोट दिए जाएंगे, आप भी जाएंगे वोट देने। तो दोस्तों, इस बीच जो चुनावी माहौल है वो बहुत गर्म हो गया है, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। तो दोस्तों, यहां पे कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने एक न्याय पत्र तैयार करा है, जिसमें पूर्व सैनिकों की और जवानों की मांगे रखी गई है, और इनका कहना है कि हम ये मांगे मानेंगे, पूर्व सैनिकों की और जवानों की, जो न्याय पत्र में लिखी हुई है। तो कांग्रेस ने कहा
सारी बातें हम मानेंगे पूर्व सैनिक की, ऐसा कांग्रेस का कहना है अपने न्याय पत्र में। उन्होंने क्या क्या कहा? अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। अगर नहीं होती खत्म तो फिर जो अग्निवीर हैं उनको नियमित करेंगे, परमानेंट करेंगे, उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर करेंगे आगे के लिए। फिर दोस्तों क्या बताया? असली ओआरओपी हम देंगे, पूरी ओआरओपी हम देंगे, असली ओआरओपी देंगे, पूरी ओआरओपी देंगे जवानों को, पूर्व सैनिकों को, उनका हक दिलाएंगे 1 रैंक 1 पेंशन पे, ऐसा कहना है कांग्रेस का। फिर दोस्तों ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन लागू करेंगे, फिर एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे या फिर एनएफयू भी लागू करेंगे, जो एमएसपी का जो हक है, और हो सकता है शायद इक्वल एमएसपी पर भी कांग्रेस सरकार कुछ काम करे, ऐसा इनका कहना है फिलहाल कि एमएसपी और एनएफयू भी लागू करेंगे। सैनिकों के लिए अलग बोर्ड का गठन करेंगे, यानी सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए एक अलग बोर्ड का गठन करेंगे जिसमें सारे की पूर्व सैनिक होंगे और जो उनकी मांगे हैं उनका सही तरीके से निपटारा करेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। फिर दोस्तों लिखा है जेसीओ जवानों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा, यानी जो जेसीओज हैं, जवान है, जो उनकी विसंगतियां हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन पे हो, चाहे वो सीएसडी पे हो, चाहे वो ईसीएचएस पे हो, इक्वल एमएसपी पे हो, एमएसपी पे हो, यानी जो भी विसंगतियां है वो कांग्रेस दूर करेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। दोस्तों मैं सब कुछ आप पे छोड़ता हूं, आप नीचे कमेंट करके बताइए आपके अपने विचार क्या हैं इनके इस कथन से जो इन्होंने लिखा है कांग्रेस ने, आप अपने विचार बताइए। फिर दोस्तों अगली जानकारी, लो जी, स्पर्श अधिकारी ने बताया कुछ पेंशनर की मार्च की पेंशन क्यों नहीं आई। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है कुछ पेंशनर अभी भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी मार्च की पेंशन नहीं आई है, क्या कारण है। दोस्तों अगर आपको याद हो, कुछ पेंशनर की फरवरी की भी पेंशन नहीं आई थी, काफी लेट आई थी। कुछ पेंशनर की जनवरी की भी पेंशन नहीं आई थी, काफी लेट आई थी। कुछ पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं, हर एक पेंशनर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका कारण बताया है इस पक्ष के नोडल अधिकारी ने। उन्होंने क्या कहा है? डिटेल्स प्रोफाइल अपडेट ना होना, जिनकी डिटेल सही तरीके से अपडेट नहीं है, जिनकी प्रोफाइल सही तरीके से अपडेट नहीं है, चाहे आधार हो, पैन हो या फिर और भी डिटेल हो, अगर वो अपडेट नहीं है तो इसका इंपैक्ट, इसका असर आपकी पेंशन पे पड़ सकता है और आपकी पेंशन लेट हो सकती है या फिर नहीं भी आ सकती। तो आप अपनी पूरी प्रोफाइल सही तरीके से अपडेट करें इस पर्च पे, जो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है, ताकि आपकी पेंशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर उन्होंने बताया अकाउंट इनएक्टिव होना, कई पेंशनर का अकाउंट इनएक्टिव कर दिया गया कुछ टेक्निकल गलतियों से, जिस वजह से उनकी पेंशन रुक गई। ऐसे दोस्तों मेरे पास पहले कुछ कमेंट आया था, एक फैमिली पेंशनर थे जिनका गलती से अकाउंट इनएक्टिव हो गया था, उनकी पेंशन ही रुक गई थी। फिर काफी टाइम बाद उन्होंने शिकायत डाली और फिर उनका अकाउंट एक्टिव करा गया, फिर उनकी पेंशन खाते में आई। तो एक ये भी कारण है अकाउंट इनएक्टिव होना, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण। तो इसके लिए पेंशनर को फिर शिकायत डालनी पड़ती है, फिर उनका अकाउंट एक्टिव हो पाता है। फिर लाइफ सर्टिफिकेट सही जमा ना होना, यानी पेंशनर ने, फैमिली पेंशनर ने अपनी तरफ से तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, लेकिन वो स्पर्श पे जाकर अपडेट नहीं हुआ, वहां पर वो इनएक्टिव हो गया या फिर वहां पर वो शो ही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी आपकी पेंशन रुकती है। तो ऐसा इन्होंने बताया। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये स्पर्श दूर करे, पीसीडीए दूर करे, ताकि पेंशनर्स को सही ढंग से पेंशन मिल पाए और उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां, नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।